Shakti and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about द इलियड, जिसको लिखा है होमर ने. आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे बोला कि हमें द इलियड के बारे में डिस्कस करना चाहिए, विच इज़ रिटन बाय होमर. सो आज इस वीडियो में हम द इलियड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो हम देख लेते हैं कि हम द इलियड के क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोएट होमर. सबसे पहले हम होमर के बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द एपिक पोएम इलियड. यहाँ पर ये आर आना था, इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम जो ये द इलियड एपिक पोएम है इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. सो गाइज देखो, जब लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स की बात आती है तो इलियड में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं. ये एक एपिक पोएम है और एपिक यू नो दैट बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक. सो इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं. मैंने यहाँ पर समरी के पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आपको पता होने इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट समरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन थीम्स ऑफ दिस एपिक पोएम. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट होमर. So guys, first of all we'll discuss about introduction to the poet Homer. Homer hailed as the first and greatest poet of Greek. देखो, जो हम ये इलियड डिस्कस कर रहे हैं ये ग्रीक लिटरेचर के अंडर आती है. सो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो होमर है वो ग्रीक के पोइट हैं. एंड ही इज हेल्ड एज द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ग्रीक. उन्हें ग्रीक का फर्स्ट और सबसे ग्रेट पोइट माना जाता है. Now he has been acclaimed as the greatest poet of classical antiquity. देखो, जो भी हमारे क्लासिकल लिटरेचर्स होते हैं, लाइक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर या और भी क्लासिकल लिटरेचर्स हो सकते हैं. सो होमर acclaimed as the greatest poet of classical antiquity. एंड द टू लॉन्ग एपिक पोएम्स attributed टू हिम. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दो लॉन्ग एपिक पोएम्स लिखी थी और वो कौन कौन सी हैं. वन इज इलियड ऑब्वियसली विच वी आर डिस्कसिंग हियर एंड अनदर वन इज ऑडेसी. सो ये दो लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की और वो दोनों ही इन ग्रेट पोएट होमर ने लिखी हैं. एंड गाइज, वी आर नॉट फॉर्चुनेट टू हैव अ रेगुलर बायोग्राफी ऑफ होमर. एंड गाइज, हमें होमर के बारे में ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर जानकारी उनके बारे में नहीं मिली है. उनकी पर्टिकुलर बायोग्राफी हमें नहीं पता है बिकॉज नो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हु ही वॉज. क्योंकि हमें कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड पता ही नहीं है कि वो कौन थे. When and where he was born, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे. There is no रिकॉर्ड. इस बारे में कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड ही नहीं है, जिस कारण हम उनकी एक प्रॉपर बायोग्राफी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं बिकॉज हमें पता नहीं है वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था एंड हाउ लॉन्ग ही लिव्ड, वो कितने सालों तक जिंदा रहे थे, है ना. इन सब के बारे में हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं. Whether one and the same poet responsible for the two long epic poems. हमने ऊपर देखा ना अभी दो लॉन्ग एपिक पोएम्स जो है ऑडिसी और इलियड. हमें ये भी नहीं पता है कि ये दोनों एक ही पोइट ने लिखी थी या वो अलग अलग पोइट थे. जो हिस्टोरियंस होते हैं या फिर जो स्कॉलर्स होते हैं वो सिर्फ हमें जो उन्हें क्लूज मिलते हैं उसके बेस पर जानकारी दे देते हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि हाँ वो एक ही थे. बट ऐसा माना जाता है कि हाँ ऑडिसी और इलियड दोनों ही होमर के वर्क्स हैं. Some scholars suggest that Homer means blind. Suggest that Homer was blind who was a singer in a court. देखो, होमर जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है ब्लाइंड. और कुछ स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो होमर थे वो ब्लाइंड थे, मतलब अंधे थे, और वो एक राजा था, उनके कोर्ट में सिंगर थे, मतलब सिंगिंग करते थे. वो गाना गाते हुए पोइट्री गाते थे, गाने गाते थे. इस तरीके से वो अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया. सो गाइज, दैट्स ऑल वी नो अबाउट होमर बिकॉज एज आई टोल्ड यू उनके बारे में हमें कोई भी रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं मिले हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस एपिक पोएम इलियड. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएम. कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वर्क ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो ये इलियड है पोएम, इसको वेस्टर्न लिटरेचर का फर्स्ट वर्क माना जाता है. एंड लॉन्ग एपिक पोएम, ये लॉन्ग एपिक पोएम है विच इज डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स और कैंटोज. जिसको 24 बुक्स या आप बुक्स की जगह कैंटोज कह लो, 24 बुक्स में डिवाइड किया गया है. एंड द 15,000 लाइन्स. ये जो लॉन्ग एपिक पोएम है इसमें 15,000 लाइन्स हैं. इट इज नोन एज इलियड. देखो, अब पॉइंट आता है कि इसको इलियड ही क्यों कहा जाता है. It is known as Iliad because it deals with an incident which occurred during the Greek siege of Ilium, a town in the region of Troy, now modern northwest Turkey. देखो, जो इलियड है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ट्रोजन वॉर के बारे में पढ़ेंगे. सो ट्रोजन वॉर के बारे में ही पढ़ते हैं. ट्रोजन में मतलब ट्रॉय में ही एक टाउन होता है इलियम,
उसी के ऊपर इस पोएम का नाम रखा गया है इलियड, और जो इलियम है वो आज के नॉर्थ वेस्ट टर्की में है। टर्की, यू नो दैट। तो इट इज पॉसिबल दैट स्कॉलर्स डिवाइडेड द पोएम्स इन 24 बुक्स। ये भी हो सकता है कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस पोएम को 24 बुक्स में डिवाइड किया हो, वन फॉर ईच लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। देखो जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वी हैव 26 अल्फाबेट। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ग्रीक लैंग्वेज तो उसमें 24 अल्फाबेट्स होते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रीक स्कॉलर्स ने अल्फाबेट्स के अनुसार से ही 24 बुक्स में डिवाइड किया हो। एंड सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट इट वाज होमर्स ऑन डिवीजन, और कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ये जो डिवीजन है 24 बुक्स का, ये होमर का खुद का डिवीजन था। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 762 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा। टुडे वी आर लिविंग इन कॉमन एरा। एंड जो इलियड है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 762 BCE में, एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1488 बाय डेमेट्रियस डेमिलास ऑफ फ्लोरेंस। देखो सबसे पहले जब ये लिखा गया, इसका क्रिएशन हुआ, उसके बाद ये पब्लिश हुई 762 BC में। बट इफ वी टॉक अबाउट प्रिंट, सो ये सबसे पहले 1488 में डेमेट्रियस डेमिलास ऑफ फ्लोरेंस ने इसको प्रिंट किया, और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमें कब मिला, इन 1950 व्हेन पेंगुइन क्लासिक्स ने इसको ट्रांसलेट किया, एंड देन रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। उसके बाद इसको 2003 में रिवाइज किया गया है, अपडेट किया गया है। सो 1950s में पेंगुइन क्लासिक्स ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें दिया, एंड देन इट वाज रिवाइज्ड एंड अपडेटेड इन 2003 एज वेल। And it is declared as the foremost achievement in the Western literature. Yes guys, जो ये इलियड है ये कह सकते हैं कि एक फॉरमोस्ट अचीवमेंट है वेस्टर्न लिटरेचर के, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम्स। इलियड टेल्स द स्टोरी ऑफ द डार्केस्ट एपिसोड ऑफ ट्रोजन वॉर। देखो अब हम इस इलियड में पढ़ने के वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डार्केस्ट एपिसोड ऑफ ट्रोजन वॉर। एज आई टोल्ड यू, इसमें हम ट्रोजन वॉर के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रोजन वॉर का भी डार्केस्ट एपिसोड जो है वो हम समरी में देखेंगे। हियर आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू। एंड एक्किलिस इज द सेंटर। देखो गाइस, जो एक्किलिस है उसे आप प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हो, वही इस एपिक में सेंटर में होता है। ग्रेटेस्ट वॉरियर चैंपियन ऑफ ग्रीक्स, वो ग्रीक का ग्रेटेस्ट वॉरियर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, सोल्जर होता है। एंड इज रिफ्यूजल टू फाइट आफ्टर बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय इज लीडर एगमेम्नन। देखो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक एक्किलिस है जो कि बहुत ब्रेव सोल्जर है, और किस तरीके से वो मना कर देता है फाइट करने के लिए ट्रोजन्स के अगेंस्ट में। वो क्यों मना कर देता है, बिकॉज जो ग्रीक का सोल्जर लीडर होता है, आर्मी का जो हेड होता है एगमेम्नन, वो उसे समहाउ ह्यूमिलेट कर देता है। इस चीज से एक्किलिस को बुरा लग जाता है और वो फाइट करने से मना कर देता है। बट व्हेन द ट्रोजन हेक्टर किल्ड हिज फ्रेंड पेट्रोक्लस, he storms back into the battle to take revenge, although knowing this will ensure his own early death. देखो एक बार तो जब उसे एगमेम्नन ह्यूमिलेट करता है तो एक्किलिस मना कर देता है दैट ही विल नॉट फाइट। बट जब ट्रोजन वॉर के दौरान उसके फ्रेंड पेट्रोक्लस की डेथ हो जाती है, जिसको कि ट्रोजन हेक्टर मार देता है, मतलब ट्रॉय जो कंट्री है उसका एक कैरेक्टर है हेक्टर, वो उसके फ्रेंड पेट्रोक्लस को मार देता है। तो इस चीज से एक्किलिस को बहुत गुस्सा आता है, एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज, वो बदला लेना चाहता है, और इसीलिए वो दोबारा वॉर में इंडल्ज हो जाता है। और उसे पता है कि अगर वो वॉर लड़ेगा तो उससे उसकी भी डेथ जल्दी होगी। ही नो दी कि क्या उसके साथ हो सकता है फ्यूचर में, उसके बावजूद वो जाता है फाइट करने के लिए। सो इस तरीके से प्लॉट डेवलप होगा, एंड इंटरवोवन दिस ट्रेजिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो ये जो इवेंट्स मैंने आपको बताया ना, इनको सीक्वेंस में बुना है होमर ने। And 9 years of Trojan War have already passes and the outcome is still undecided. देखो 9 साल बीत चुके हैं ट्रोजन वॉर के, ठीक है, और जो इसका रिजल्ट है ना, आउटकम क्या आया वो अब भी डिसाइड नहीं हो पाया, 9 साल में भी नहीं डिसाइड हो पाया। And it is the 10th year of siege of Troy by Greeks and people are in the state of terror. So देखो 9 साल बीत गए हैं, कोई आउटकम नहीं निकला है। सो जो ये एपिक स्टार्ट होता है ये 10th ईयर से स्टार्ट होता है, जहां पर जो ग्रीक के लोग हैं उनमें एक डर है। So this epic begins in the last year of the Trojan War with an invocation to the muse. As I told you in the previous videos also, जहाँ पर जो होमर है वो म्यूज को इन्वोकेट करते हैं। So guys, as I told you in the previous videos also कि जब भी हम एपिक की बात करते हैं तो वहाँ पर म्यूज का इन्वोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। So यहाँ पर इलियड में भी जो होमर होते हैं वो इन्वोकेशन टू द म्यूज, मतलब म्यूज को इन्वोकेट करते हैं, और इस तरीके से लास्ट ईयर ऑफ द ट्रोजन वॉर में ये एपिक स्टार्ट होता है।
सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द एपिक पोएम. नाउ विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. एज आई टोल्ड यू, हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को देखेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बिकॉज हम सबको तो रिमाइंड भी नहीं कर सकते हैं ना. सो उन्हीं को देखेंगे जो समरी की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. सो गाइज, हियर आर द लिस्ट ऑफ मेन कैरेक्टर्स. देखो, जो इसके कैरेक्टर्स है ना, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ग्रीक्स, सेकंड ट्रोजन्स एंड थर्ड गॉड एंड गॉडेसेस. देखो, जब भी हम एपिक की बात करते हैं ना, तो उसमें गॉड और गॉडेसेस तो होते ही हैं. सो यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रीक्स, ट्रोजन्स, गॉड एंड गॉडेसेस. इससे आपको लर्न करने में भी आसानी होगी. सो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीक के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. ग्रीक के कैरेक्टर्स में सबसे पहले है हेलेन, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रोजन वॉर होता है. ठीक है. हेलेन इज द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन, बहुत सुंदर होती है और उसी की वजह से ये पूरा ट्रोजन वॉर होता है, जो कि मैं आपको समरी में भी एक्सप्लेन करूंगी. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेनालॉस. मेनालॉस इज द किंग ऑफ स्पार्टा एंड हस्बैंड ऑफ हेलेन. ठीक है. वो हेलेन के हस्बैंड होते हैं और वो स्पार्टा जो कंट्री है उसके किंग होते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर इज एगमेम्नन, हेड ऑफ द आर्मी, जो मतलब लीडर है, आर्मी के लीडर होते हैं. एगमेम्नन ग्रीक आर्मी के लीडर होते हैं. ठीक है, याद रखना है. देन एक्किलिस. एक्किलिस इज द स्ट्रॉन्ग वॉरियर, ब्रेव वॉरियर ऑफ द ग्रीक आर्मी. देन पेट्रोक्लस. पेट्रोक्लस इज ऑल्सो अ वॉरियर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो भी, बट नॉट मोर देन एक्किलिस. वो भी स्ट्रॉन्ग होता है बट एक्किलिस से ज्यादा नहीं होता है. एंड पेट्रोक्लस इज फ्रेंड टू एक्किलिस. ठीक है. एक्किलिस और पेट्रोक्लस जो है ना, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर इज पेलियस. पेलियस इज एक्किलिस फादर. ठीक है. पेलियस एक्किलिस के फादर होते हैं. देन थेटिस, गॉडेस ऑफ सी, मदर ऑफ एक्किलिस. ठीक है. थेटिस जो है वो सी की गॉडेस होती हैं और वो एक्किलिस की मदर होती है. मदर इन द सेंस ये नहीं कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, मदर इन द सेंस कि जब भी एक्किलिस को जरूरत पड़ती है तो थेटिस उसके लिए आ जाती हैं. लास्ट कैरेक्टर, मतलब लास्ट नहीं है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें लास्ट कैरेक्टर इज कैल्चस. कैल्चस कौन है? ग्रीक का प्रेडिक्टर है, मतलब वो भविष्यवाणियां करता है और उसे पता है कि मतलब हाँ कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. सो ही इज द प्रेडिक्टर. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीक. कौन कौन? हेलेन, मेनेलस, एक्किलिस, एगमेम्नन, पेट्रोक्लस, पीलियस, थेटिस एंड कैल्चस. सो ये हमारे ग्रीक कैरेक्टर्स हो गए. नाउ विल डिस्कस अबाउट ट्रोजन्स. तो ट्रोजन्स में सबसे पहले आता है पिरियम, किंग ऑफ ट्रॉय, जहां पर ये पूरा वॉर होगा. ठीक है. जिसके ऊपर ये बेस्ड होगा. सो पिरियम इज द किंग ऑफ ट्रॉय एंड हैक्यूबा इज पिरियम्स वाइफ. ठीक है. हैक्यूबा जो है वो पिरियम की वाइफ होती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज हेक्टर. हेक्टर इज द सन, कमांडर इन चीफ, आर्मी हेड. देखो, जो ये पिरियम और हैक्यूबा होते हैं ना, इनके 3 बच्चे होते हैं, मतलब 3 लड़के होते हैं हैक्यूबा और पिरियम के. कौन कौन? हेक्टर, पैरिस एंड डेफोबस. ठीक है. पिरियम और हैक्यूबा के 3 लड़के हैं, ये आपको याद रखना है, हेक्टर, पैरिस एंड डेफोबस. सो पिरियम और हैक्यूबा समझ आ गया. किंग ऑफ ट्रॉय, क्वीन ऑफ ट्रॉय मतलब पिरियम की वाइफ. देन हेक्टर जो है इनका पहला बेटा, वो कमांडर इन चीफ है. हेक्टर आर्मी का हेड होता है, ट्रोजन आर्मी का हेड होता है. नेक्स्ट है पैरिस. देखो, जो ये पैरिस होता है ना, यही जाता है ग्रीक में, स्पार्टा में, और वहां पर वो जाकर मिलता है हेलेन से और फिर ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेफोबस, who is also Perium and Hecuba's son. अब ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं, क्राइसिस एंड ब्राइसिस. देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्राइसिस और ब्राइसिस के बारे में. देखो, जो क्राइसिस और ब्राइसिस है ना, ये दोनों ही ट्रॉय के क्राइस जो सिटी है उससे बिलोंग करते हैं. ट्रॉय की क्राइस सिटी से बिलोंग करते हैं. कौन? क्राइसिस भी और ब्राइसिस भी, ये दोनों ट्रॉय की क्राइस सिटी से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और क्राइसिस के फादर होते हैं अपोलो गॉड के प्रीस्ट. वो अपोलो गॉड को बहुत मानते हैं. ठीक है. ये हो गई कैरेक्टर्स. अब क्राइसिस और ब्राइसिस का जो रोल है ना, वो मैं आपको समरी में समझाऊंगी, यहाँ पर अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ. ठीक है. बस ये याद रखना, क्राइसिस और ब्राइसिस दोनों ट्रॉय की सिटी क्राइस से बिलोंग करते हैं और जो क्राइसिस के फादर होते हैं वो गॉड अपोलो के प्रीस्ट होते हैं. सो दीज आर दी ट्रोजन कैरेक्टर्स, पेरियम, हैक्यूबा, हेक्टर, पैरिस, डाइफोबस, क्राइसिस फादर एंड ब्राइसिस. नाउ विल डिस्कस अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस. सो गॉड एंड गॉडेसेस भी इसमें बहुत ज्यादा है. सबसे पहले आते हैं जियस. ठीक है. जियस जो है वो हेड और किंग ऑफ द गॉड्स. ठीक है. वो सभी गॉड्स के हेड हैं. देन वॉल्केनो. वॉल्केनो इज जियस सन. वॉल्केनो जियस का बेटा होता है. देन अपोलो ही फाइट्स ऑन द ट्रोजन साइड. अपोलो जो है वो सूर्य देवता होते हैं. ठीक है. वो ट्रोजन्स की साइड से वॉर करते हैं, बिकॉज मैंने आपको भी बताया जो क्राइसिस के फादर होते हैं
वो गॉड अपोलो के प्रीस्ट होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। तो गॉड अपोलो जो होते हैं वो ट्रोजन्स की साइड से लड़ते हैं। देन म्यूज, म्यूज जिसको कि होमर सबसे पहले इन्वोकेशन में इनवाइट करता है, सो शी इज द गॉडेस ऑफ मेमोरी। देन थेटिस, सी निम्फ ऑलवेज एट हर सन्स साइड। देखो जो थेटिस है वो हमेशा अपने बेटे की साइड लेती है एक्किलिस की, मतलब वो किस साइड से लड़ रही है, मतलब वो लड़ती नहीं है, वॉर में इंडल्ज नहीं होती है सच, बट वो हमेशा अपने बेटे की साइड ही रहती है। और थेटिस जो है वो एक सी निम्फ होती है। कैरेक्टर्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। आप सोचो कि बहुत लंबी लंबी वीडियो जाती है, बट मेरा ये रहता है कि आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दिस समरी विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिक पोएम। देखो आपको समरी पता होना बहुत जरूरी है, उसके बाद अगर आप पूरी बुक भी पढ़ोगे ना इलियड तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप पहले ही बुक लेकर बैठोगे तो सोचोगे कहाँ से क्या हो रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है ना, तो समरी अच्छे से समझना। सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं समरी। सो देखो समरी किस तरीके से स्टार्ट होती है, मतलब ये एपिक स्टार्ट किस तरीके से होता है। सबसे पहले है पेरिस। पेरिस कौन? पेरियम और हैक्यूबा का बेटा, मतलब ये ट्रॉय से बिलोंग करता है। सो ये पेरिस जाता है स्पार्टा में। स्पार्टा मतलब जहां पर थी हेलेन, मतलब ये ग्रीक में जाता है पेरिस, ठीक है, घूमने वूमने के लिए जाता है। और वहां पर जाता है तो ये किसे देखता है? हेलेन को, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जो कि बहुत सुंदर होती है। सो जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं इन्हें हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट, दोनों को एक दूसरे से हो जाता है प्यार। और ये मतलब थोड़े दिन के लिए वहां पर रहते हैं एंड देन दे रन अवे टू ट्रॉय। उसके बाद ये स्पार्टा छोड़कर भाग जाते हैं ट्रॉय, ठीक है। जो पेरिस है वो हेलन को लेकर भाग गया है, ट्रॉय चले गए हैं। ट्रोजन्स वेलकम देम, अब ट्रोजन्स तो उनका वेलकम करेंगे ही भाई, वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हेलन थी उसको भगाकर ले आया है ट्रॉय में, तो ये तो एक प्राइड वाली बात है। सो ट्रोजन्स उसका वेलकम करते हैं। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद क्या होता है? दे गॉट मैरिड एंड स्टे टुगेदर। जब ये ट्रॉय में जाते हैं तो इन दोनों की हो जाती है शादी, मतलब हेलन और पेरिस ट्रॉय में जाकर कर लेते हैं शादी और अपने आराम से ये दोनों रहने लग जाते हैं। सो व्हेन ग्रीक केम टू नो अबाउट इट फ्यूरियस, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। देखो उनकी जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, मतलब एक तरीके से हेलन उनकी क्वीन ही थी, मैनलस की वाइफ थी, तो सो उनकी क्वीन को कोई भगा कर ले गया, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एज वेल। सो ग्रीक को जब इस बारे में पता लगता है, मतलब जो ग्रीक के लोग थे, ग्रीक्स लोगों को जब इस बारे में पता लगता है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। एंड मैनलस, एगमेम्नन, एक्किलिस, पैट्रोकुलस फील्स इंसल्टेड, उन्हें मतलब इंसल्टेड फील होता है। क्यों होता है इंसल्टेड फील? चारों तरफ से लोग उनके बारे में बोलते हैं कि मतलब इनकी रानी को कोई लेकर भाग गया है, तो उन्हें इंसल्ट फील होता है। लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं ना, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं एक तरीके से, कि तुम्हारी क्वीन को लेकर कोई भाग गया है, तुम्हारे होने का फायदा क्या है, इस तरीके की चीजें बोलते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें इंसल्टेड फील होगा। सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अब इन्हें समझ नहीं आता है कि भाई कोई हमारी क्वीन को लेकर भाग गया, हम करे तो करे क्या। सो मैनलस कॉल्ड अ मीटिंग। मैनलस उसके बाद बुलाता है एक मीटिंग। ऑल सोल्जर्स अटेंड द मीटिंग। सो सभी जो सोल्जर्स होते हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं एंड डिसाइड टू अटैक ऑन ट्रोजन्स। देखो अब उनकी क्वीन को लेकर कोई भाग गया, उनके पास कोई और चारा नहीं है, उन्हें अटैक करना ही पड़ेगा, है ना। सो ये डिसाइड करते हैं ग्रीक लोग कि हम ट्रॉय पर अटैक करेंगे, ठीक है, हम ट्रोजन्स पर अटैक करेंगे। बट देयर इज एन ऑब्स्टेकल, लेकिन रास्ते में एक बाधा है। वो बाधा क्या है कि ट्रॉय इज कवर्ड विद ह्यूज वॉल, मतलब जो ट्रॉय है उसको फोर्टिफाइड कर रखा है चारों तरफ से, घेर मतलब किलेबंदी कर देते हैं, फोर्टिफाइड कर रखा है चारों तरफ से, उसको वॉल से कवर कर रखा है। सो ये एक ऑब्स्टेकल है। अब ये मतलब उन पर अटैक करे तो करे कैसे, क्योंकि ट्रॉय तो पूरी तरफ से वॉल से घिरा पड़ा है। टफ टू क्रॉस दी वॉल, वॉल को क्रॉस करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लंबी लंबी वॉल्स बिल्ड कर रखी हैं। एंड देन दे डिसाइड टू अटैक ऑन क्राइस। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये अटैक करेंगे ट्रॉय की सिटी क्राइस पर, ठीक है। क्राइस का हो सकता है कि वहां पर ज्यादा लंबी लंबी वॉल्स ना हो, या वो पहली सिटी पड़ती हो, पास में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पहले अटैक करेंगे ट्रॉय की सिटी क्राइस पर, ठीक है, इतना इन्होंने डिसाइड किया। एंड दे अटैक्ड, ये क्राइस पर अटैक कर देते हैं और वहां से दो लड़कियों को उठा लाते हैं, किडनैप कर लाते हैं, क्राइसिस को और ब्राइसिस को। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था क्राइसिस और ब्राइसिस ये दोनों क्राइस सिटी से बिलोंग करती है, और जब ग्रीक लोग अटैक करते हैं ट्रॉय पर तो वो क्राइस सिटी पर अटैक करते हैं और वो क्राइसिस और ब्राइसिस नाम की दो लड़कियों को वहां से उठा लाते हैं। सो इनके मन को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो हमने कुछ तो किया। एंड क्राइसिस गिवन टू एगमेम्नन एंड ब्राइसिस गिवन टू एक्किलिस। जो क्राइसिस होती है उसे दे दिया जाता है एगमेम्नन को,
और जो ब्राइसिस होती है उसे दे दिया जाता है एक्विलिस को। सो इस तरीके से इन लड़कियों का हो गया है बंटवारा, क्राइसिस एगमेम्नन को दे दी है और ब्राइसिस एक्विलिस को दे दी है। ठीक है, अब तक सब सही चल रहा था, बट क्राइसिस के फादर को जब इस बारे में पता लगता है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। सो क्राइसिस के जो फादर होते हैं वो गॉड अपोलो के प्रीस्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि गॉड अपोलो के पास जाने से पहले मैं एक बार खुद ही कोशिश करके देखता हूँ। सो क्राइसिस के फादर जाते हैं एगमेम्नन के पास, ठीक है, और वो एगमेम्नन के पास जाकर बोलते हैं कि मेरी बेटी वापस दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मतलब वो बहुत सारा धन लेकर जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं एगमेम्नन के पास और उन्हें बोलते हैं कि मेरी बेटी को रिटर्न कर दो। बट एगमेम्नन रिफ्यूजेस, एगमेम्नन मना कर देता है रिटर्न करने से। देखो बहुत सारा पैसा लेकर आता है क्राइसिस का फादर और कहते हैं मेरी बेटी वापस दे दो, बट एगमेम्नन ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर देता है। सो उसके बाद क्राइसिस के फादर के पास नहीं बचता है कोई भी चारा और वो क्या करते हैं, ही गोज टू गॉड अपोलो। अब उन्हें जाना ही पड़ता है गॉड अपोलो के पास एंड प्रे टू सेंड प्लेग टू द ग्रीक कैंप्स। वो जाते हैं गॉड अपोलो के पास और वो गॉड अपोलो को सारे सीन बताते हैं और वो गॉड अपोलो को क्या बोलते हैं कि आप ग्रीक कैंप्स में प्लेग फैला दो। सो प्लेग आपको पता है बहुत ही डेंजरस डिजीज है, बहुत लोग मर जाते हैं इससे। सो ग्रीक के कैंप्स में प्लेग फैल जाता है एंड इन फ्यू डेज मैनी ग्रीक सोल्जर्स डाइड। और कुछ ही दिनों में बहुत सारे ग्रीक सोल्जर्स मर जाते हैं बिकॉज ऑफ प्लेग, जो कि किसने भेजा है, क्राइसिस के फादर की रिक्वेस्ट पर गॉड अपोलो ने। तो एगमेम्नन डिड नॉट बॉदर, उसे कोई टेंशन नहीं है कि हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स क्यों मर रहे हैं, कोई रीजन है, चलो पता करते हैं। उसे कोई टेंशन नहीं है, किसे, आर्मी के लीडर एगमेम्नन को कोई भी टेंशन नहीं है। ही डिड नॉट बॉदर, बट एक्विलिस वांटेड टू नो द रीजन। एक्विलिस को कहीं ना कहीं चिंता होती है कि इतने सोल्जर्स मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो ही वांटेड टू नो अबाउट इट, वो जानना चाहता था इसके बारे में। और इसीलिए एक्विलिस कॉल्ड कैल्चस हु इज द प्रेडिक्टर ऑफ ग्रीक्स। सो एक्विलिस बुलाता है कैल्चस को और उससे पूछता है इस बारे में कि मतलब इतने सारे हमारे सोल्जर्स क्यों मर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। सो जो कैल्चस होता है उसे तो पता है, राइट, बट वो बताने से मना कर देता है। डिक्लाइंड टू स्पीक एनीथिंग एज ही वाज स्केयर्ड। उसे डर होता है कि अगर वो बताएगा कि ये जो लोग मर रहे हैं वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि ट्रोजन्स ने प्लेग भेजा, कि मतलब गॉड अपोलो ने भेजा है, बट कहीं ना कहीं ट्रोजन्स की रिक्वेस्ट पर ही तो भेजा है। सो कैल्चस को डर होता है कि कहीं मैं बोलूँ कुछ और ये लोग मुझे मार दे। सो ही वॉज स्केयर्ड। देन वो बताता है कि मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज मुझे मार दिया जाएगा, एगमेम्नन मुझे मार देगा। एंड देन एक्विलिस प्रॉमिस्ड, और यू कैन से अश्योर्ड हिज लाइफ। उसके बाद जो एक्विलिस होता है वो कैल्चस से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक्विलिस के एश्योरेंस के बाद जो कैल्चस होता है, ही सेड एगमेम्नन इज द कॉज ऑफ ऑल दिस। ये जो भी कुछ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, एगमेम्नन के कारण, हु इज द लीडर ऑफ द आर्मी, और उसे अपनी आर्मी की ही चिंता नहीं है, राइट। तो कैल्चस बता देता है एगमेम्नन इज द रियल कॉज, बिकॉज जो क्राइसिस है उसके फादर आए थे एगमेम्नन के पास और उसे बोला था कि मेरी बेटी को वापस दे दो। वो बहुत सारा पैसा लेकर आए थे, बट एगमेम्नन ने उनकी बेटी को देने से मना कर दिया। और जो क्राइसिस के फादर थे वो गॉड अपोलो के प्रीस्ट हैं और इसीलिए वो गॉड अपोलो के पास जाते हैं और गॉड अपोलो प्लेग भेज देते हैं। उसके बाद जो एक्विलिस है उसे चिंता होती है और वो पूछता है कैल्चस से कि अब हम क्या करें, गॉड अपोलो ने चलो प्लेग भेज दिया है, बट अब हम इससे बाहर कैसे आए। सो उसके बाद कैल्चस सजेस्ट इफ क्राइसिस विल बी रिटर्न, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्राइसिस को अगर तुम वापस दे देते हो तो जो प्लेग वाली सिचुएशन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो एक्विलिस सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारे सोल्जर्स है इस तरीके से तुम्हारी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी। सो एक्विलिस गोज टू एगमेम्नन। एक्विलिस जाता है अपने आर्मी लीडर एगमेम्नन के पास एंड आस्क हिम टू डू द सेम, बट ही रिफ्यूजेस। और जो एक्विलिस होता है वो बोलता है एगमेम्नन को कि क्राइसिस को वापस दे दो एगमेम्नन, वरना हमारे जो सोल्जर्स हैं ही मरते चले जाएंगे। हमारे जो सोल्जर्स हैं उनमें प्लेग फैल गया है, इसीलिए हमें क्राइसिस को वापस देना पड़ेगा, तुम क्राइसिस को रिटर्न कर दो। बट जो एगमेम्नन होता है वो एक्विलिस की बात नहीं मानता और वो मना कर देता है कि ही विल नॉट रिटर्न। सो इससे हमें पता लग रहा है कि एगमेम्नन आर्मी लीडर किस चीज का, जब उसे अपनी आर्मी की चिंता ही नहीं है, तो है ना। सो एगमेम्नन इंसल्ट पब्लिकली। अब एगमेम्नन की पूरी पब्लिक में बहुत ज्यादा इंसल्ट होने लग गई, लोग उसके बारे में बुराइयां करने लग गए कि ये कैसा लीडर है, अपनी आर्मी की चिंता नहीं है, सिर्फ एक लड़के के पीछे इस तरीके से पागल हो गया है कि उसको रिटर्न ही नहीं कर रहा है, अपनी आर्मी की उसे कोई चिंता ही नहीं है। सो लेटर ऑन जब उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट होती है तब एगमेम्नन डिसाइड करता है कि ठीक है वो क्राइसिस को रिटर्न कर देगा, बट एक शर्त पर,
और वो शर्त क्या है कि वो क्राइसिस को तब रिटर्न करेगा जब उसे ब्राइसिस मिलेगी। देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब क्लेवर है, कितना ज्यादा मतलब अपने बारे में ही हमेशा सोच रहा है एगमेम्नन, है ना। सो वो क्या कहता है, मैं क्राइसिस को वापस तो कर दूंगा बट उसके बदले में मुझे ब्राइसिस चाहिए जो कि अभी एक्किलिस के पास है। सो एक्किलिस को एक बार के लिए तो बहुत गुस्सा आता है कि तुमने पहले मुझे दी ब्राइसेस और अब तुम वापस मांग रहे हो, ये क्या ही मतलब है। मतलब एक तरीके से तुम इससे मेरी इंसल्ट कर रहे हो कि तुम उसे रिटर्न तो कर रहे हो, उसके बदले में तुमने जो मुझे लड़की दी तुम उसे वापस मांग रहे हो। सो एक्किलिस को गुस्सा तो बहुत आता है इस बात पर, बट ही डिड नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि एगमेम्नन जो है वो आर्मी लीडर है और एक्किलिस जो है वो एक वॉरियर है। सो अपने लीडर के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठा पाता है बिकॉज वो पोजीशन में एगमेम्नन उससे बड़ा होता है। सो एक्किलिस ब्राइसिस को दे देता है एगमेम्नन को और क्राइसिस को वापस लौटा दिया जाता है। सो गिव्स ब्राइसिस टू एगमेम्नन, ब्राइसिस को दे दिया एगमेम्नन को और जो क्राइसिस है उसे क्राइस शहर वापस लौटा दिया जाता है। एक्किलिस डिसाइडेड नॉट टू फाइट फॉर ग्रीक आर्मी एनी मोर। सो गाइस देखो, अब एक्किलिस से ब्राइसिस को वापस ले लिया एक तरीके से, तो इसमें एक्किलिस की भी इंसल्ट हो गई ना कि मतलब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, वो तो इसलिए तुम्हें दे दी थी क्योंकि एक एक्स्ट्रा थी, राइट। सो एक्किलिस को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ग्रीक आर्मी के लिए नहीं लड़ेगा, वो मना कर देता है कि ही विल नॉट फाइट एनी मोर। सो विदाउट एक्किलिस पेट्रोकुलस भी मना कर देता है बिकॉज एक्किलिस का फ्रेंड ही तो होता है पेट्रोकुलस, पेट्रोकुलस भी मना कर देता है कि वो भी फाइट नहीं करेगा। सो विदाउट एक्किलिस एंड पेट्रोकुलस जो ग्रीक आर्मी होती है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। एंड देन एक्किलिस कॉल्ड हिज मदर, उसके बाद जो एक्किलिस है अपनी मदर थेटिस को बुलाता है एंड ही वांट्स डिफीट ऑफ ग्रीक आर्मी विद द हेल्प ऑफ जियस। So that Greek army came to him and requested him to rejoin the army. So Achilles भी कम नहीं है, उसने भी प्लानिंग करी यहाँ पर। पहले तो वो मना कर देता है that he will not fight, but even though he was a warrior, उसमें वो स्पिरिट है फाइट वाली, तो इनके बिना मतलब पेट्रोकुलस और एक्किलिस के बिना जो ग्रीक आर्मी वो कमजोर बहुत पड़ जाती है। तो एक्किलिस बुलाता है अपनी मदर थेटिस को और क्या कहता है अपनी मदर को कि ग्रीक आर्मी को हरवा दो विद द हेल्प ऑफ जियस और ट्रोजन्स को जितवाओ, ताकि जो ग्रीक आर्मी है वो मेरे पास आए, मेरे सामने हाथ जोड़े, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, रिक्वेस्ट करे कि मैं जाकर दोबारा से आर्मी ज्वाइन कर लूं। मतलब ग्रीक आर्मी आकर मुझसे एक तरीके से माफी मांगे, मेरे सामने प्रे करे, गिड़गिड़ाए कि मैं उनकी आर्मी दोबारा ज्वाइन करूं। बट इवन दो एक्किलिस इज अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, वो एगमेम्नन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सो थेटिस गोज टू जियस एंड डिमांडेड द सेम। उसके बाद जो थेटिस होती है वो जाती है जियस के पास और इसी बारे में डिमांड करती है कि ट्रोजन्स को जितवा दो और ग्रीक आर्मी को हरवा दो। सो इस पर जो गॉड और गॉडेसेस होते हैं जो कि ग्रीक की साइड थे वो अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि हम ग्रीक की साइड से लड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ग्रीक को हरवा दें। सो अब देखो, जो गॉड ग्रीक की साइड से लड़ रहे हैं वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे ना कि ग्रीक लोग हार जाएं। सो इस तरीके से डिबेट शुरू हो जाती है गॉड्स और गॉडेसेस के बीच में, ठीक है, इनकी ही आपस में बहस शुरू हो जाती है क्योंकि थेटिस कहती है कि ट्रोजन्स को जितवा दो, ग्रीक्स को हरवा दो, लेकिन जो गॉड्स ग्रीक्स की साइड होते हैं वो मना करते हैं इस बारे में। सो डिबेट स्टार्ट हो जाती है एंड दिस मैटर इज सॉल्व बाय वॉल्केनो। ये मैटर कौन सॉल्व करता है? जियस का बेटा वॉल्केनो। सो एगमेम्नन गोज टू फाइट विदाउट एक्किलिस एंड पेट्रोकुलस वीक विदाउट देम। सो एगमेम्नन जो है वो अपनी आर्मी को लेकर चल पड़ता है ट्रोजन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, बट एक्किलिस और पेट्रोकुलस के बिना वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। मतलब एक्किलिस और पेट्रोकुलस दो बहुत स्ट्रांग वॉरियर है एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्किलिस तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वॉरियर है। सो इनके बिना ऑब्वियसली जो ग्रीक आर्मी वो बहुत कमजोर पड़ जाती है एंड एगमेम्नन वांट्स टू कॉल एक्किलिस बट एक्किलिस डिक्लाइंस, पेट्रोकुलस सेंड। सो उसके बाद जो एगमेम्नन होता है उसे रियलाइज होता है कि हमें एक्किलिस की जरूरत है भाई, और वो भेजता है लोगों को, अपनी आर्मी के लोगों को कि जाओ एक्किलिस को बुला कर लाओ। लेकिन जो एक्किलिस होता है वो जाने से मना कर देता है और वो अपने फ्रेंड पेट्रोकुलस को भेज देता है, ठीक है। सो पेट्रोकुलस चला जाता है और गाइस क्या होता है, जब ये वॉर कंटिन्यू होता है तो वॉर में पेट्रोकुलस को मार देता है हेक्टर। प्राइम का जो सबसे बड़ा बेटा था हेक्टर, वो पेट्रोकुलस को मार देता है। तो यहाँ पर एक्किलिस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके फ्रेंड पेट्रोकुलस को मार दिया है ट्रोजन्स ने, तो एक्किलिस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक्किलिस गुस्से में आकर दोबारा से वॉर ज्वाइन कर लेता है। देखो आपको समझ आ रहे हैं ना यहाँ तक के इंसिडेंट्स कि मतलब एगमेम्नन बोलता है अपनी आर्मी के लोगों को एक्किलिस को बुलाकर लाओ, एक्किलिस खुद नहीं चाहता है, पेट्रोकुलस को बोलता है कि चलो तुम चले जाओ, लेकिन पेट्रोकुलस को हेक्टर मार देता है। जो ट्रॉय की आर्मी का हेड होता है, कमांडर इन चीफ होता है हेक्टर, मतलब प्राइम का पहला बेटा, वो मार देता है पेट्रोकुलस को। सो एक्किलिस से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो वॉर दोबारा ज्वाइन कर लेता है एंड ही किल्ड हेक्टर। और जो एक्किलिस होता है वो मार देता है हेक्टर
हेक्टर को, मतलब जिसने उसके फ्रेंड पेट्रोकुलस को मारा था, एक्विलिस उसको मार देता है, एक्विलिस हेक्टर को मार देता है। सो गाइज पैरिस जो कि हस्बैंड है हेलन का, वो एक्विलिस को मार देता है रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि देखो जो पैरिस का भाई है वही तो है हेक्टर, पैरिस का बड़ा भाई है हेक्टर। सो पैरिस जो है मतलब हेलन का हस्बैंड, जो नया हस्बैंड बना है, वो मार देता है एक्विलिस को अपने भाई का बदला लेने के लिए, कि तुमने मेरे भाई को मारा, चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ। सो इस तरीके से एक्विलिस मर जाता है। एंड देन पैरिस इज किल्ड बाय एगमेम्नन। सो देखो अब सब मरते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो पैरिस को कौन मार देता है? एगमेम्नन, ग्रीक आर्मी का हेड। अब हेलन इज विडो नाउ। जब पैरिस मर गया तो कौन विडो हो गई? हेलन तो विडो हो गई, क्योंकि हेलन ने तो उससे शादी कर रखी थी। सो पैरिस को जब एगमेम्नन मार देता है तो हेलन हो जाती है विडो। एंड शी मैरिड टू डेफोबस। देखो इनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं है, जैसे ही हेलन के हस्बैंड, पहले हस्बैंड पैरिस की डेथ हुई, उसने शादी कर ली उसके छोटे भाई डेफोबस से। एंड यंगर पेरेंट्स, हु इज द यंगर ब्रदर ऑफ पैरिस, जो कि पैरिस का छोटा भाई था डेफोबस, उससे हेलन ने कर ली शादी। बट डेफोबस ऑल्सो किल्ड बाय हेलेन्स फर्स्ट हस्बैंड मेनालॉस। उसके बाद डेफोबस को भी मार दिया जाता है। हेलन का पहला जो हस्बैंड था मेनालॉस, वो मार देता है डेफोबस को भी। सो समझ आ रहा है सबसे पहले कौन मरा? सबसे पहले देखो पेट्रोकुलस मरा। पेट्रोकुलस के मरते ही जो उसका फ्रेंड एक्विलिस था, उससे आता है गुस्सा, और वो डिसाइड करता है कि मैं जाकर करूंगा वॉर ज्वाइन। और उसके फ्रेंड पेट्रोकुलस को किसने मारा था? हेक्टर ने। सो हेक्टर ने मारा पेट्रोकुलस को, एक्विलिस ने मारा हेक्टर को, पैरिस ने मारा एक्विलिस को, एगमेम्नन ने मारा पैरिस को। उसके बाद जो डेफोबस होता है, मतलब जो पैरिस का छोटा भाई होता है, उसको मारता है मेनालॉस। सो देखे तो हेलन ने जिससे शादी करी थी पैरिस, वो भी मर गया और डेफोबस भी मर गया। अब जो हेलन है विडो अगेन, दोबारा वो विधवा हो गई है भाई, क्या करें अब। एट लास्ट शी गोज टू मेनालॉस एंड बोथ ऑफ देम लिव्स टुगेदर। अब ये दोनों वापस से एक साथ हो जाते हैं। तो इतना सीन क्रिएट करने की जरूरत ही क्या थी? हेलन की वजह से ये पूरा वॉर होता है। रिमेंबर दैट। हेलन भाग जाती है पैरिस के साथ और फिर एट लास्ट उसे आना मेनालॉस के पास ही होता है। अब ये दोनों तो एक साथ दोबारा रहने लग जाते हैं, बट इस वॉर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई वो देखिए, राइट। सो इस तरीके से गाइज ये ट्रोजन वॉर खत्म होता है। दिस इज द समरी ऑफ द इलियड बाय होमर। आई होप आपको समरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और जहाँ पर भी आपको पूछना आप पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई भी डाउट है तो। So guys, here are the themes. First theme is God. Obviously, this is a epic poem. So epic poem में God तो indulge होते ही हैं, God तो involve होते ही हैं. And then fate. अब जो fate है वो तो है, nobody can change that. हम अपनी free will का use बेशक से कर लेते हैं, but fate is pre-decided. Then love. लव तो है ही। हेलन को प्यार हो जाता है पैरिस से और भाग जाती है उसके साथ, और इसी वजह से पूरा ट्रोजन वॉर हो जाता है। देन वॉर टाइम वर्सेस पीस टाइम। वॉर टाइम में किस तरीके का सिनेरियो होता है और पीस टाइम में किस तरीके का सिनेरियो होता है। वॉर टाइम में जो पूरी वहाँ के लोग होते हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं। ग्लोरी ऑफ वॉर, वॉर के टाइम पर किस तरीके की ग्लोरी है, यू कैन सी इन दिस एपिक। देन फ्रेंडशिप, जैसे ही पेट्रोकुलस को मारा गया, एक्विलिस जो कि वॉर छोड़ देता है रिवेंज लेने के लिए कि मेरे फ्रेंड को मारा, दोबारा से वॉर में ज्वाइन हो जाता है, राइट। सो फ्रेंडशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम। देन फ्री विल, फ्री विल तो ऑब्वियसली थीम है अगर फेट है तो। देन मॉर्टैलिटी, इतने सारे लोग इसमें मर जाते हैं। सो गाइज दीज आर द थीम्स एंड दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द एपिक पोएम द इलियड बाय होमर। एंड आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, एज आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एपिक है, सो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम, इधर ऑन माई फेसबुक पेज एंड व्हाट्सअप ऑल्सो। सो आई गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो जैसे ही मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो। सो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, सो दैट मैं उस टॉपिक पर वो वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।